नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का समय इसी पाठशाला एसपी क्लासेज में। दोस्तों बता देना चाहता हूं कि यह आर्ट ऑफ टीचिंग बिहार स्टेट 2025 परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर मैं लेके आया हूं। जो क्वेश्चन जो है ना, संभावित क्वेश्चन आपको यहां से देखने को जरूर से जरूर मिलेंगे, ठीक है ना। तो पेपर 2 है, पेपर फर्स्ट के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बेहद इंपॉर्टेंट है, आने वाले एग्जाम के लिए भी इसमें हैं। तो ये जो क्यूज है आपके सामने मैं लेके आया हूँ, तो ये क्यूज जो है बिल्कुल सही है और एकदम परफेक्ट है, आप देख सकते हैं, ठीक ना। ये सॉल्व किया गया है क्यूज और अब इसके माध्यम से हम आपको समझाएंगे। तो चलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन आपके सामने। देखिए लिखा है कि शिक्षण, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में एक शिक्षक द्वारा निदान और उपचारात्मक शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या हो सकता है, बताएंगे। देखिए सॉल्व किया गया है कि हाँ जी हाँ, पहला सही होगा। अधिगम में छात्रों की कमजोरियों और अंतराल को समझना और सुधारना। बात यह है कि हाँ सही बात है, क्योंकि देखिए शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में एक शिक्षक द्वारा निदान और उपचारात्मक शिक्षण का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि अधिगम में छात्र की कमजोरियों और अंतराल को समझना और सुधारना ही बेस्ट है। वो कहते हैं, देखिए निदान का अर्थ होता है कि कमजोरी को पहचान करना और उपचार का अर्थ है उन्हें दूर करने के लिए आवश्यक सहायता प्रदान करना और शिक्षण की जो है एक मूलभूत कार्य है। बिल्कुल सही बात, समझ में आ गई होगी बात, ठीक है ना। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, सपोर्ट कीजिए इस चैनल को, ठीक है ना। ये क्वेश्चन जो है ना, पढ़ लीजिए। देश जो बड़े बड़े कोचिंग में बड़े बड़े चैनलों पे क्वेश्चन पढ़ाए जाते हैं, वही क्वेश्चन मैं आपको अच्छे प्रोवाइड कर रहा हूँ, अच्छे क्वालिटी में, ठीक है ना। तो उसको आप ध्यान से पढ़िए, इस चीज़ को आपको एग्जाम में देखना जरूर से आपको ये हेल्प यहाँ से मिलेंगे, ठीक है ना। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन नंबर 2 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, क्या कहता है, देखिए एक समावेशी कक्षा में, इंक्लूसिव क्लासरूम जो होता है ना, अभी बताते हैं उसके बारे में क्या होता है। तो एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विविधता को किस रूप में देखना चाहिए, बताएंगे। जी हाँ, भेदभाव का कारण या शिक्षक के लिए एक अतिरिक्त बोझ या फिर सीखने की प्रक्रिया में बाधा, तो ये सब नेगेटिव वर्ड होंगे, ठीक है ना। बात ये सही होगा, इसमें सीखने के लिए एक संसाधन। देखिए एक्सप्लेनेशन भी किया गया बहुत अच्छी तरह से कि जी हाँ, समावेशी जो है ना शिक्षा का सिद्धांत मानता है कि विभिन्न पृष्ठभूमियों और क्षमताओं को वाले जो छात्र ना होते हैं ना, वो एक दूसरे से सीखते हैं। बिल्कुल सही बात है, और जिससे यह ना मूल्यांकन शैक्षिक संसाधन बन जाता है। याद रखना इस चीज़ के लिए। तो ये सीखने के लिए एक संसाधन होता है एक समावेशी कक्षा में, जो शिक्षक के लिए विविधता के रूप में इसको मतलब देखना चाहिए और देखना भी चाहिए और हमेशा इस पर सोचना चाहिए। एक बात और इसमें बता देना चाहूँ तो जैसे मतलब पैटर्न जब बदल दिया जाता है सिलेबस में, तो जो शिक्षक होते हैं ना, उनके लिए क्या होते हैं, खुद फिर से क्या होते हैं, सोचते हैं उस पर और अपने दिमाग को विकसित करते हैं, अपने आप को विकसित करते हैं। इसलिए सरकार जो है हमेशा जो है साल में 2 साल पे क्या होता है, पैटर्न को चेंज करती रहती है, ठीक है ना। तो रटे रटाए वाले जो पढ़ाते हैं उस पर वो लोग नहीं पढ़ा पाएंगे दोबारा, तो पैटर्न इसलिए चेंज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 3 नंबर। सूक्ष्म शिक्षण का माइक्रो टीचिंग का सबसे महत्वपूर्ण लाभ क्या है। देखिए सबसे महत्वपूर्ण लाभ होगा शिक्षण, क्या होगा, शिक्षण अभ्यास को नियंत्रित वातावरण में क्या करना है, केंद्रित करना है। वो कैसे, देखिए सूक्ष्म शिक्षण का जो होता है ना, कम समय और छात्रों की संख्या के साथ एक विशिष्ट अवसर पर केंद्रित अभ्यास के लिए ना नियंत्रित वातावरण प्रदान करना ही सबसे बेस्ट होता है। रही बात इसमें अगर हम देखेंगे, ये बड़े समूहों में शिक्षण की कला का विकास करना, बिल्कुल नहीं भाई। बड़े समूह में हम शिक्षण की कला का विकास क्यों करेंगे, क्योंकि सूक्ष्म शिक्षण मुख्य रूप से छोटे समूहों के साथ ही क्या करते हैं, संबंध बनाते हैं और बड़े समूह के साथ नहीं होते हैं। इसलिए आपका सही उत्तर भी होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्या कहता है कि शिक्षकों के लिए कार्रवाई, अनुसंधान, एक्शन रिसर्च करने का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है, बताएंगे। तो प्राथमिक उद्देश्य यही होता है कि क्या करता है कि अपनी कक्षा अभ्यास की समस्याओं को हल करना और सुधार करना। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि देखिए कार्रवाई, अनुसंधान शिक्षकों द्वारा अपनी कक्षा स्कूल की विशिष्ट समस्याओं के समाधान के लिए किया गया व्यवस्थित प्रयास जो है ना, यही बात सही हो जाएगा आपका, ना कि नए। अब यहाँ पे देखेंगे आप नए शैक्षिक सिद्धांतों का प्रतिपादन करना, ये तो हो नहीं सकता। विद्यालय के लिए एक विस्तृत वार्षिक रिपोर्ट करना, इसमें नहीं करना है जरूरी, ठीक है ना। तो उच्च शैक्षिक डिग्री प्राप्त करने के लिए थीसिस तैयार करना, ये सब नहीं होगा। सही उत्तर इसका बी होगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, शिक्षक की किस विधि में छात्र खोजकर्ता एक्सप्लोरर की भूमिका में होते हैं और वे स्वयं समस्याओं का समाधान खोजते हैं। तो बिल्कुल सही बात है। देखिए
व्याख्यानविद हो नहीं सकता, प्रदर्शन ये करना नहीं है, पुनरावृत्ति और अभ्यास भी नहीं ये सही होगा। क्यों? देखिए उसमें पुनरावृत्ति अभ्यास नहीं करना होता है जो खोजकर्ता वाले होते हैं, वो समस्या समाधान पे आधारित होता है। वो कैसे? देखिए समस्या समाधान जो होता है ना, वो विधि में छात्र को एक सक्रिय खोजकर्ता के रूप में क्या करते हैं, अपनी समस्याओं का समाधान स्वयं खोजते हैं, जिससे उनमें समालोचनात्मक चिंतन यानी क्रिटिकल थिंकिंग विकसित करने का क्या होता है, अवसर प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आशा करता हूँ आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन जरूर समझ में आ रहे होंगे, ठीक ना। तो अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, रचनात्मक मूल्यांकन, फॉर्मेटिव असेसमेंट। रचनात्मक मूल्यांकन के बारे में आप लोग जान लीजिए, ये क्लास के दौरान ही किया जाता है जब पढ़ाया जाता है, और आरंभ में ही किया जाता है, और अंत में जो होता है वो जो होता है ना, वो समेटिव मूल्यांकन किया जाता है, ठीक ना। तो फॉर्मेटिव मूल्यांकन जो होता है ये रचनात्मक मूल्यांकन होता है। तो आइए इसके बारे में समझते हैं। तो ये होता है, इसका मुख्य उद्देश्य ये होता है कि अधिगम प्रक्रिया में सबसे को बढ़ाना और सुधारना, अधिगम प्रक्रिया को बढ़ाना और सुधारना। वो कैसे? देखिए रचनात्मक मूल्यांकन जो होता है ना, वो शिक्षण के दौरान होता है, पहली बात। और दूसरी बात ये होता है कि आपको मैंने बताया कि प्राथमिक लक्ष्य सीखने के अंतराल को क्या करना, पहचानना, और उसे भरने के लिए क्या करना, तुरंत फीडबैक प्रदान करके क्या करना, उसकी प्रक्रिया में सुधार कर देना सबसे बढ़िया बात होती है। और रही बात ये सब की बात है नीचे ऑप्शन बी की बात है, आप देखेंगे सी की बात है, डी ये सब नहीं होगा, अंत में तो नहीं करना इसको, ठीक ना, केवल के लिए काट देंगे आप ये सब, ठीक ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कक्षा में प्रभावी संचार यानी इफेक्टिव कम्युनिकेशन की सबसे महत्वपूर्ण बाधा क्या है। तो सबसे महत्वपूर्ण बाधा ये है, किस निर्देश में लिखा गया है कि, देखिए इसका राइट आंसर बनेगा कि सी बनेगा कि संदेश के प्रति शिक्षक को छात्र के पूर्वाग्रह या धारणाएं के बारे में बिल्कुल सही बात कहा गया। वो कैसे? देखिए पूर्वाग्रह और धारणाएं संचार को विकृत कर सकती हैं और संदेश के अर्थ को बदल सकती हैं, जिससे यह सबसे बड़ी मनोवैज्ञानिक बाधा बन जाती है। इसलिए कहा गया कि कक्षा में सबसे प्रभावी संचार जो है वो प्रभावित करती है, तो वही महत्वपूर्ण यही है कि संदेश के प्रति शिक्षक और छात्र के पूर्वाग्रह या धारणाएं पर आधारित होगी। बात सही होगी, सी राइट आंसर होगा। तो अगला क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि शिक्षण का कौन सा स्तर छात्रों को सूचना का उपयोग करने, उसका विश्लेषण करने और उसका संश्लेषण मतलब क्या होता है, कि संश्लेषण मतलब क्या होता है आप बताएंगे। संश्लेषण मतलब क्या होता है, छोटे छोटे टुकड़ों को तोड़ के ना बल्कि जोड़ के पढ़ना, ठीक ना। जैसे विद्याधन आलय, तो ये क्या करना, इनको जोड़ के पढ़ देना विद्यालय, और वो संश्लेषण करना कि इसी को तोड़ के पढ़ना। विद्याधन आलय क्या हो गया आपका, तोड़ना, और छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़ना ही संश्लेषण होता है। और विश्लेषण मतलब होता है छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के चीज़ों को पढ़ लेना। तो सही उत्तर इसका बनेगा चिंतनशील स्तर। देखिए यह शिक्षण का उच्चतम स्तर होता है, बिल्कुल सही बात है। यह जहाँ छात्र समस्याओं जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो हल करने के लिए आलोचनात्मक है, क्रिटिकल रूप से सोचते हैं और सूचना का उपयोग विश्लेषण और संश्लेषण से करते हैं। तो सही उत्तर सी होगा इसका, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, एक लोकतांत्रिक कक्षा जो होता है कि जो सबसे विशिष्ट विशेषता होती है ना, वो क्या होता है, वो सबसे विशिष्ट विशेषता होगी। बिल्कुल राइट आंसर पहले से लगा हुआ है। आप क्वेश्चन पढ़ो, मैं पढ़ रहा हूँ, आप भी पढ़ो, और साथ में इसका आंसर और एक्सप्लेनेशन देख लीजिए ध्यान से, बिल्कुल आपको सही उत्तर मिल जाएगा। इस प्रकार से आप पढ़ेंगे और मैं जो समझा रहा हूँ आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छा ही सही करके आएंगे क्वेश्चन, और सही भी करेंगे, उम्मीद पूरा रहेगी। तो छात्रों को चर्चा में भाग लेने और अपनी राय व्यक्त करने की स्वतंत्रता, बिल्कुल सही बात। अगर छात्रों को चर्चा में भाग लेने के लिए आप मौका देंगे, वो जो उनके अंदर जो उनके मन में जो बातें चल रही हों ना, विचार विमर्श, वो चीज़ को अगर उनको लोगों को स्वतंत्रता दोगे ना, डर भय नहीं पैदा करेंगे उसके अंदर, उन लोगों के अंदर, और मौका देंगे तो अपने मन से, ठीक है, एक दोस्त के रूप में पूछेंगे उन लोगों से, बच्चों से, तो आपको क्या करेंगे, अपने मन की बात जो विचार आएगा कोशिश करेंगे बताने के लिए, और सही सही भी बताएंगे, सब बच्चे मिलकर बताएंगे। उसी प्रकार कहा गया एक लोकतांत्रिक कक्षा का निर्माण करना, ठीक है, जो छात्रों के निर्णय के लिए क्या करें, चरम चीज़ पे जब वो चीज़ जब बच्चे अपने विचारों को सोचते समझते हैं तो उस चरम सीमा पहुंचते हैं कि अब हाँ, बच्चे उस लोकतांत्रिक कक्षा में उस सवाल को क्या करने, उत्तर देने में क्या है, सक्षम अब हो जाएंगे, क्योंकि आप उनको स्वतंत्रता पूर्वक क्या किए हैं, उनको राय अपनी देने के लिए मौका दिए हैं।
तो बात यह है कि निर्णय लेने, चर्चा में भाग लेने और आलोचनात्मक विचार व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करती है। तो सही उत्तर आपका बी हो जाएगा। वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, 3 लोगों के पास में आप लोग। तो देखिए दोस्तों, शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां क्या कहता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के अनुसार स्कूल में, देखिए ये सब आप लोग क्वेश्चन पढ़े होंगे या फिर ये इजी टू मॉडरेट है क्वेश्चन, अब ध्यान से पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट है। सीटेट में आपको काम आएगा, टेट में काम आएगा, आप दिल्ली एग्जाम में हैं या MERS वाले में, कहीं भी आपको एग्जाम, ये क्वेश्चन एकदम कॉमन है, हर जहाँ मिलेंगे आपको। पढ़े रहेंगे तो बड़े बड़े कोचिंग में आप देख सकते हैं, वहाँ पे भाई पैसे लगते हैं, ठीक है। वहाँ पे मैं तो पैसा नहीं ले रहा हूँ ना भाई, वहाँ बड़े बड़े कोचिंग में आपको पे करना पड़ता है, तब यही चीज़ आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है ना। बड़े मुस्कुरा करके आप पैसा पे कर देते हैं, आपको वही क्वेश्चन देखने को मिल जाए, वही एनालिसिस कर देते हैं, पैसा भी ले लेंगे, अब होगा सिलेक्शन, उसकी जिम्मेदारी नहीं लेते हैं लोग। लेकिन भाई मैं भी तो जिम्मेदारी नहीं लेता हूँ, फिर भी मैं जो आपको दे रहा हूँ ना, फ्री प्रोवाइड कर रहा हूँ ना, उसको ध्यान से पढ़िए। देखिए क्या कहता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार स्कूल शिक्षा में 53-34 संरचना क्या दर्शाती है, बताएंगे। अगर आप सही उत्तर ए लगाएंगे ना तो आपका गलत हो जाएगा। वो कैसे, देखिए, आयु 3 से 8, 8 से 11, 11 से 14 और 14 से 18 वर्ष के छात्रों के लिए कक्षाएं क्या करना है आपको, जो है यह सही आयु समूह को दर्शाता है, लेकिन यह संरचना का काम नहीं है। लेकिन बात करेंगे अगर हम ना सही की बात करेंगे तो सही बात देखिए क्या होगा, ये देखिए सही उत्तर ये होगा आपका सी नंबर। देखिए फाउंडेशनल, प्रिपरेटरी, मिडिल और सेकेंडरी चरण की बात हम लोग करेंगे, ठीक है ना। वो कैसे करेंगे, देखिए NEP 2020 ने 10+2 संरचना को क्या करें, बदल कर 5 फाउंडेशनल में रहेगा, फाउंडेशनल में 5 रहेंगे नंबर पे, और 3 पे प्रिपरेटरी, मतलब 5 साल आपको फाउंडेशनल पढ़ाना होगा बच्चों को, और 3 साल प्रिपरेटरी में, और 3 साल मिडिल में, और 4 साल सेकेंडरी में चरण में ये प्रस्तावित पास किया गया है। तो अगर आपको ये जो ना क्वेश्चन मिले आपको, तो ये चीज़ जरूर आपको लगाना ए लाइन पे, ये चीज़ ए वाला ना, इसको गलत कर देना, ठीक ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका ये रहा आपके स्क्रीन के सामने, क्वेश्चन नंबर 11। एक शिक्षक को अपने व्याख्यान में क्या करना चाहिए, कब विराम लेना चाहिए, बताएंगे। जी हाँ, तो जो आप सही लगाए होंगे सी, वो सही होगा जब वह एक प्रमुख अवधारणा की कॉन्सेप्ट को पूरा कर ले, तभी आपको क्या करना है, विराम लेना चाहिए। वो कैसे, दैट इस राइट में देखेंगे कि एक प्रमुख बिंदु या अवधारणा के बाद विराम लेना छात्रों को जानकारी और संसाधित करने और स्पष्टीकरण के लिए प्रश्न पूछने का क्या करना, अवसर देना। अवसर की बात, ये जो शब्द ना अवसर देना ही बहुत इंपॉर्टेंट इस क्वेश्चन में बनेगा। तो अब आप अवसर देंगे ना तो वो लोग क्या करेंगे, अपनी अवधारणाओं को पूरा कर लेंगे और उस मुख्य बिंदु पर क्या करेंगे, विराम तो आप लगाएंगे, लेकिन उस पर जानकारी को संशोधित करके जो स्पष्टीकरण बनेगा ना, उस पर प्रश्न पूछने के लिए अवसर देते हैं, तो बच्चे अच्छी तरह से सीखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। देखिए शिक्षण सहायक सामग्री के उपयोग का जो ना मुख्य उपयोग का जो है मुख्य आधार क्या होगा, बताएंगे। तो मुख्य आधार यही होगा कि छात्रों की सीखने की गति को बढ़ाना, कक्षा को आकर्षक और रंगीन बनाना, ये नहीं होगा। देखिए सी पहले से लगा है, क्यों, क्योंकि एक्सप्लेनेशन इसका भी किया गया है। जो एक्सप्लेनेशन किया गया ना, देखिए छात्रों की इंद्रियों को सक्रिय करना ताकि अधिक स्थायी हो सके। वो कैसे, क्योंकि देखिए शिक्षण सहायक सामग्री जो है ना, दृश्य और श्रवण इंद्रियों को सक्रिय रूप से क्या करती है, जिससे अमूर्त विचार, अमूर्त मतलब जो दिखता नहीं, मूर्त विचार जो दिखे आपको, तो अमूर्त से मूर्त विचार में बदला जाता है। उसमें वही बात किया गया है, जो दिखे बच्चों को, वो ज्ञान क्या होता है, अस्थायी होता है। तो सही उत्तर आपका सी होगा इस क्वेश्चन का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्या कहता है, शिक्षकों के लिए समालोचनात्मक चिंतन, क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देने का सबसे अच्छा तरीका क्या होगा, बताएंगे। तो सबसे अच्छा तरीका होगा कि देखिए ओपन एंडेड क्वेश्चन, सबसे बढ़िया ओपन एंडेड क्वेश्चन। आपका ओपन एंडेड क्वेश्चन ये होता है कि इधर आप पढ़े होंगे, ठीक है ना। ओपन एंडेड क्वेश्चन यही होता है कि बच्चा कितना सोच सकता है बाहरी रूप से, तो उससे मौका दीजिए, ठीक है। ओपन एंडेड क्वेश्चन ही होता है भाई साहब। देखिए सर जी, तो खुले सिरे वाले प्रश्न जो होता है ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछना, जिनके कई संभावित उत्तर हो सकते हैं, कई तरह के उत्तर देना ही यही सही उत्तर होगा, ठीक है ना। तो देखिए लिखा है, खुले प्रश्न वाले छात्रों को विभिन्न संभावनाओं पर विचार करने, तर्कों का मूल्यांकन करने और अपने विचारों का समर्थन करने के लिए प्रेरित करता है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका ए।
क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्या कहता है कि शिक्षण कला के संदर्भ में आंतरिक प्रेरणा का सबसे अच्छा उदाहरण क्या होगा या क्या है बताएंगे। तो सबसे अच्छा उदाहरण होगा, ये सब नहीं होगा, सबसे अच्छा यही है कि देखिए, विषय में रुचि के कारण स्वयं की खुशी के लिए पढ़ना। यानी कि अभिप्रेरणा का अर्थ यही है कि अभिप्रेरणा का अर्थ यही है किसी कार्य को उसके अंतर्निहित आनंद या रुचि के लिए करना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 ये रहा लास्ट क्वेश्चन, और 15 क्वेश्चन हम अगली वीडियो में लेके आएंगे, क्योंकि एनालिसिस जब किया जाता है तो समय ज़्यादा लगता है। इसलिए आप जो है इस क्वेश्चन पे जो इस वीडियो पर आप क्या रिव्यू देते हैं, ताकि मैं अगली वीडियो में अच्छी तरह से बना के ले पाऊँ। बस जस्ट लाऊंगा तो बताएंगे पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम के बीच मुख्य अंतर क्या है, बताइए सर जी। तो मुख्य अंतर यही होगा कि देखिए, पाठ्यक्रम एक संकीर्ण अवधारणा है, जबकि पाठ्यचर्या एक व्यापक अवधारणा है। ठीक है ना। वो कैसे, देखिए, पाठ्यचर्या में शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक दोनों गतिविधियां शामिल हैं, जबकि पाठ्यक्रम केवल एक विषय के अध्ययन की रूपरेखा है। इसलिए पाठ्यचर्या अधिक व्यापक होता है। आई बात समझ में ना। तो वीडियो कैसे लगी उस पर आप जरूर रिव्यू दीजिएगा। ठीक है ना। सपोर्ट कीजिए इस छोटे भाई चैनल को, आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा, और अपने भाइयों में शेयर जरूर कीजिएगा, बस 3 लोगों के पास। तो मिलते हैं अगली वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक लिए आप सभी लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।